नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर रहेगा इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के ऊपर। आज तक हम हिस्ट्री को एक मुश्किल सब्जेक्ट समझते आए हैं। वजह क्या रही है कि बहुत सारे राजा थे, सम्राट हुए, कहीं से मुगल्स आए, कहीं से जैन आए, हिंदू आए, अंग्रेज आए, लड़ाइयाँ होती गई। वो लड़ाइयाँ हमें पढ़नी पड़ती हैं, इतनी मुश्किल डेट्स हैं उनकी याद नहीं होती। उसके बाद राजवंश चलते रहते हैं, कभी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, कभी खिलजी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, कभी हर्षवर्धन, कभी गुप्त, कभी चंद्रगुप्त। इस तरह से होता क्या है कि हम कुछ देर पढ़ने बैठते हैं, मगर जब हम लिंक नहीं कर पाते उस चीज़ को तो वो बोर हो जाता है और हमें वो सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। मगर हिस्ट्री क्या है? भारत का इतिहास। तो इतिहास एक घटनाक्रम में ही घटा होगा, यानी एक के बाद एक कोई कहानी रही होगी, उसी को भारत का इतिहास बोला जाता है। और इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने बीते हुए समय से कुछ सीख कर अपने आने वाले समय को सुधार सकें। तो मैंने कोशिश की है कि हम अपने इस लेक्चर में अपने भारत के इतिहास को एक सीरीज़ में लगाकर समझने की कोशिश करें कि भारतीय इतिहास शुरू कहाँ से होता है और भारत इतिहास का जो टॉपिक है वो कहाँ तक हमें पढ़ना है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है कुछ कबीलाई एरिया से। कबीले कबीले क्या होते हैं? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसमें एक खास जाति के प्रजाति के लोग रहते हैं और उनका एक मुखिया होता है जिसे कबीले का सरदार कहा जाता था। ये कबीले धीरे धीरे इकट्ठे होकर के इन्होंने अपने राजाओं को चुनना शुरू किया। इस तरह से राजवंश की स्थापना होती है। और हम देखेंगे हमारे इतिहास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हड़प्पा संस्कृति से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति लगभग 2700 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ पे पहली बात तो ये आ जाती है, ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। तो 0 ईस्वी को हम ईस्वी बोलेंगे और इससे पुरानी तारीखों को हम ईस्वी पूर्व बोलेंगे और इसके बाद की सब तारीखों को हम ईस्वी बोलेंगे। पूर्व यानी कि उससे पहले क्या घटा था। 0 कहाँ से चला? जहां पर हमारे जो ईसाई धर्म है इसमें यीशु मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था वहां से ईसाई धर्म यानी 0 ईस्वी शुरू होता है। तो अब हम इससे पीछे जो भी बात करेंगे वो घटते क्रम में आएंगी। 2700, 1500, 1000, 600, 563 इस तरह घटेगी और 0 के बाद वो बढ़ना शुरू होगी। 240, 600, 610, 712, 932, 1100, ये ईस्वी बढ़ती जा रही है और उधर से इस तरफ 0 की तरफ घटती आएगी। तो 2700 ईस्वी के आसपास भारत के मैदान में जो है एक अलग ही तरह की संस्था पाई जाती है, एक सभ्यता पाई जाती थी जिसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति कहाँ से हमें पता चली? एक बार अंग्रेज रेलवे लाइन के लिए एक जगह पर खुदाई कर रहे थे, वहाँ पर उनको बहुत सारी ईंटें मिली, पुराने खंडर मिले। पहले उन्होंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया, मगर जब ये भारी मात्रा में मिलने लगे तो इस पे एक रिसर्च टीम बिठाई गई कि इतनी सारी ईंटें, पकी हुई ईंटें आई कहाँ से। तब खुदाई शुरू की गई और हड़प्पा नाम का एक शहर जो कि आज पाकिस्तान में है, हड़प्पा नाम की जगह पर हमें पूरे घर के घर, पूरे शहर के शहर मिट्टी के नीचे दबे मिले खंडरों के रूप में। तो उसकी जब जांच कराई गई तो पता चला कि यहाँ पर एक पूरा शहर बसा करता था। वो हड़प्पा संस्कृति अपने समय में बहुत फली फूली, सबसे एडवांस इस संस्कृति को माना जाता है। 2700 ईस्वी पूर्व यानी आज हम 21वीं सदी में हैं। साल चल रहा है 2021। 2021 साल वापस जाकर 0 पे आए और उसके बाद 2700 साल और पीछे चले गए। इतने पुराने समय की बात हो रही। तो हड़प्पा संस्कृति अपने पूरे चरम पर थी। धीरे धीरे बाढ़ के कारण और विदेशी आक्रमण के कारण यहाँ के लोगों की सभ्यता समाप्त होनी शुरू हुई और भारत में एक नई तरह की सभ्यता का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास होता है जिसे
वैदिक काल कहा जाता है। ये वही वैदिक काल है जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद ये सब लिखे और अलग अलग तरह की रचनाएं की। ये वैदिक काल आपका 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, देखो वापस की तरफ आ रहे हैं, बढ़ना तो चाहिए था 1000 से 1500, मगर क्योंकि हम जीरो की तरफ आ रहे हैं तो ये घटते हुए क्रम में आएगा। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा, वैदिक काल रहा। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक क्या है, वैदिक काल का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा और लोग थोड़े से जो है मॉडर्न लाइफ की तरफ चलने लगे। धीरे धीरे ये जो आपका उत्तर वैदिक काल है, ये लोग शहरों में बसने लगे और मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों के में सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद थी उसको मगध बोला जाता था। ये राज्य थे, जिस तरह से आज भारत के राज्य हैं उसी तरह से मगध भारत का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। 600 ईस्वी के आसपास ये साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था। यहाँ पर नंदवंश राज किया करता था। इसी के पैरेलल में 563 ईस्वी के आसपास बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। महात्मा बुद्ध जी बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। ये बौद्ध धर्म उनके लिए होता है जो हिंदू धर्म के कठिन रीति रिवाजों को नहीं पालन कर सकते, उनके लिए बौद्ध धर्म की स्थापना कराई गई। ऐसे ही बौद्ध धर्म की तरह एक जैन धर्म की स्थापना कराई गई, ये भी इनसे मिलता जुलता ही था। तो इन सब की स्थापना जो है ये मगध साम्राज्य के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, अभी 0 से 600 साल पहले। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण राजवंश हमें पढ़ने को मिलेगा, मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य वही मौर्य साम्राज्य है जहाँ पर आपके विष्णुगुप्त यानी के आपके चाणक्य जो भारतीय इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, चाणक्य, इसी राजवंश में वो एक जो राजा के प्रधानमंत्री की तरह काम करते थे और राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन होता है और विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर होने लगते हैं। ये भारत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस समय जो ये भारत चल रहा है इसमें पूरा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ तक ये सारे शामिल हैं। इस पूरे भारत की बात की जा रही है। फिर 0 ईस्वी में ईसाई धर्म की स्थापना होती है। उसके बाद समय 0 से प्लस की तरफ जाता है। भारत विदेशी आक्रमण भारत पे आते रहते हैं, मगर जो हमारे स्ट्रॉन्ग मौर्य साम्राज्य के लोग जो शासक थे उन्होंने पूरे देश पे कभी राज नहीं करने दिया और छोटे छोटे राज्यों में वो राज करते थे, खत्म हो जाते थे। मगर एक स्ट्रॉन्ग राजवंश जो है वो मौर्य साम्राज्य चलता आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मौर्यों का प्रभाव कम होना शुरू हुआ और गुप्त साम्राज्य बढ़ने लगा। इसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य से अलग हैं। ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, वो वाला गुप्त साम्राज्य है। इसको भारत का सबसे स्वर्णिम सांस्कृतिक के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका राजवंश माना गया है। इस राजवंश के बाद धीरे धीरे जब भारत में गुप्त साम्राज्य की पकड़ कम होती है तो 600 ईस्वी आते आते भारत में जो आपका हरियाणा राज्य है उसके आसपास वर्धन वंश, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन और आप हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का काल आता है। यहाँ तक आपका हिंदू राज चला है। अब तक हिंदू राजा हैं और विदेशी आक्रमण यहाँ पर होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें और धर्मों के लोग नहीं हैं, मगर जो शासक हैं, मेन जो पावर में शासक हैं वो हिंदू शासक थे। यहाँ से 600 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि अरब की दुनिया में पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म होता है और वो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो इस धर्म को आगे फैलाने के लिए दूसरे देशों की तरफ रुख करते हैं। तो प्रथम बार 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम भारत में अपनी दस्तक देता है और इससे हिंदू राजाओं को पता चलता है कि कोई नई शक्ति है जो अरब की दुनिया में रहती है। इस समय भारत पर वर्धन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और राजपूत साम्राज्य आपका देखने को मिलेगा। ये राजपूत साम्राज्य कोई 100-200 ईस्वी तक राज करता है और धीरे धीरे ये भी कमजोर होते चले जाते हैं। 932 ईस्वी में महमूद गजनी
अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण करता है। किस लिए? सिर्फ लूटपाट के लिए, कि आएगा यहाँ के राजाओं को हराएगा, पैसा लेगा और वापस चला जाएगा, अपने देश की तरक्की में लगाएगा। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी 1911 में आता है। तराइन की लड़ाई होती है। तराइन की लड़ाई में ये यहाँ के राजा को, हिंदू राजा को मार देता है, पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार देता है। और उसके बाद ये अपने देश को वापस चला जाता है। जैसे ही वापस जा रहा होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के अपने एक गुलाम को ये भारत में बोल के जाता है कि तुम भारत को इतना तक देखो, इतना मैं अपने देश में जाता हूँ, फिर से मैं वापस आऊँगा, इतना तक तुम संभालो। ये जैसे ही वापस जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ ये इसकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अब कोई गुरु नहीं रहा, कोई इसका मालिक नहीं रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि अब मेरा आका है वो गुजर चुका है, और भारत जिस पे वो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन को बिठा के गया था, वो दिल्ली सल्तनत के नाम से एक नया राजवंश शुरू कर देता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके एक के बाद एक कई राजवंश आते हैं। राजवंश का क्या मतलब है कि इनका कोई वजीर, इनका कोई सामंत, कोई इनका सेनापति राजा को मार देगा और अपने नाम से एक नया जो है नई रियासत स्टार्ट कर देगा। उसके बाद उसका वजीर उसको मार देगा और नई रियासत स्टार्ट होगी। इस तरह से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश 1206 ईस्वी से आपके 1526 ईस्वी में लोधी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोधी के रहने तक जो काल है, इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसी दिल्ली सल्तनत के चलते के दौरान 1400 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना भी होती है। जब 1526 ईस्वी में बाबर भारत पे आक्रमण करता है, अब तक जो आक्रमण हुआ है ये अपने आप को सुल्तान कहा करते थे कि हम लोग सुल्तान हैं, मगर यहाँ पर जो आक्रमण होता है ये अपने आप को मुगल कहने लगे। बाबर के काल से 1526 से आपका 1858 तक जो है वो मुगल साम्राज्य चलेगा। बाबर जिनमें सबसे बड़ा था। मुगल साम्राज्य के कोई 18 राजा हुआ करते थे, मगर उनमें से किन्हीं 6 या 7 के ही अच्छे प्रभाव भारत पे रहे हैं, अच्छे या बुरे कहेंगे, जो जोरदार तरह से जिन्होंने शासन किया। उसमें नाम है बाबर, उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब। तो 1526 ईस्वी से लेकर के 1858 तक जो है भारत पर मुगल साम्राज्य का राज रहा। इन्हीं के राज के दौरान एक फॉरेन में एक कंपनी होती है। फॉरेन का मतलब ब्रिटेन में, यूरोप में एक कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भारत से व्यापार करना चाहती है, जो पहले से ही व्यापार हो रहा था, मगर ये कंपनी चाहती है कि भारत से सिर्फ हमारी कंपनी व्यापार करे, और इस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने वहाँ की तत्कालीन रानी से परमिशन ले ली कि हम भारत के साथ एकाधिकार व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने परमिशन दे दी कि आप हमें अपने मुनाफे से टैक्स देंगे और आप वहाँ से माल खरीद के हमारे देश में बेच सकते हैं। ऐसा ही एक एग्रीमेंट इन्होंने 1600 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में किया। जहांगीर जी ने भी इन्हें परमिशन दे दी, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। मगर भारत में जिस तरह से राजनीतिक हालात थे, उसका फ़ायदा इन अंग्रेजों ने धीरे धीरे उठाना शुरू किया। राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू किया ताकि उनका व्यापार चलता रहे, और भारतीय राजा इस अंग्रेजी प्रभाव में दबते रहे, इनकी नीतियों के आगे झुकते रहे। और आते आते एक समय 1600 ईस्वी के बाद 1757 यानी 150 साल के बाद एक ऐसा युद्ध आता है, प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज भारत के बंगाल के राजाओं को हरा देते हैं। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध की पूर्ति को पूरा करने के लिए बक्सर नाम के स्थान पर बिहार में एक युद्ध हुआ, जिसमें भारत का सम्राट, इस राजवंश का सम्राट अंग्रेजों से लड़ा और हार गया। 3 भारतीय राजाओं में, जिसमें 2 राजा थे और एक सम्राट था, ये अंग्रेजों से लड़े मगर हार गए। इसके बाद से अंग्रेजों का भारत पर अधिकार शुरू हुआ। किसका अधिकार शुरू हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटेन का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत पे शुरू हुआ।
ये इन्होंने क्या किया, जो भी राज्य इन्होंने जीते, जहाँ जहाँ जीतते गए वहाँ के लिए अपना एक चार्टर बनाते चले गए और नियम बनाते चले गए, और वहाँ का जो कानून था वो एक गवर्नर जनरल देखा करता था। आप पढ़ोगे बार बार उनके नाम, जब डिटेल में टॉपिक्स चलेंगे तो गवर्नर जनरल्स आएंगे, उनकी पॉलिसीज आएंगी, सब कुछ आएगा। तो ये गवर्नर जनरल भारत में राज करने लगे। धीरे धीरे ये गवर्नर जनरल की जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई उससे यहाँ के लोग परेशान होने लगे, क्योंकि एक विदेशी भारत के लिए अब कानून बना रहा था, तो भारत के लोग परेशान होने लगे। इसी परेशानी को देखते हुए जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों ने की थी। वजह क्या थी इसकी स्थापना करने की, वो आगे लेक्चर में बताएंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। उसके बाद जब कांग्रेस की स्थापना की गई, एक नरम दल की तरह चला करता था, जो सिर्फ बातचीत का सहारा लिया करता था। मगर इनकी मजबूती को देखते हुए बंगाल का विभाजन करना पड़ा। बंगाल का मतलब ये पूरा बंगाल, इसको तोड़ दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने कहा एक ईस्ट बंगाल होगा, एक वेस्ट बंगाल होगा। आज आपका एक राज्य है वेस्ट बंगाल, वो तभी से बना था, और उसका दूसरा हिस्सा था ईस्ट बंगाल, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। तो इसके जैसे ही उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन डाला, वैसे ही जो है कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। एक जो कहते थे कि अंग्रेजों को मार के बाहर भगा दो, वो थे गर्म दल, और जो कहते थे नहीं शांति से बात करेंगे, वो थे नरम दल। उसको सूरत विभाजन कहा जाता है। इसके बाद 1906 में जब अंग्रेजों ने देखा कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों के ही खिलाफ होती जा रही है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी उन्होंने, ताकि ये दोनों आपस में भिड़ते रहे। इन दोनों की लड़ाई को और बढ़ाने के लिए मार्लियामेंटो सुधार 1909 में लाया गया, जो कहता था कि हिंदू हिंदुओं को चुनेंगे और मुस्लिम मुस्लिम नेताओं को चुनेंगे। यानी यहाँ से इन्होंने हिंदू मुस्लिम में दरार डालना शुरू कर दिया। भारत के लोग जो प्यार से रहा करते थे, वो अब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ने लगे और देश धीरे धीरे टूटने लगा। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार का मतलब है कि जॉर्ज पंचम, जो उस समय के प्रिंस हुआ करते थे, वो भारत में आए और उन्होंने भारत की राजधानी जो अब तक कलकत्ता थी उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। अब से भारत की राजधानी दिल्ली में चली गई। इसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता, और लखनऊ समझौता में जो कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई थी उसको मिला दिया गया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता करा दिया गया। लखनऊ पैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे 1916 में।